सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी। सो डिस्कस करते हैं आज के जो टॉपिक्स हैं। द टॉपिक्स दैट वी विल डिस्कस, ड्रॉट के बारे में एक नई स्टडी आई है और इसको हाईलाइट किया गया है कि जो एल नीनो ही सिर्फ ड्रॉट के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, दूसरे भी फैक्टर्स हैं और उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे रॉसबे वेव्स के बारे में, क्या होता है जेट स्ट्रीम के बारे में वी विल डिस्कस इन ब्रीफ। सो ये अगेन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है ज्योग्राफी सेक्शन में। ऐसे जो रिसेंट स्टडी आती है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपको ध्यान में रखना। इंडस्ट्रियल आउटपुट हम लोग जानेंगे, पीएम वानी स्कीम को बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है, इसमें आपका क्वेश्चन बन सकता है। पार्लियामेंट्री स्क्रूटनी के बारे में वी विल डिस्कस, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मोरक्को इजराइल अफगान प्रोजेक्ट और छोटी न्यूज़ हैं वो भी मैं एक साथ आपको डिस्कस करूंगा, ठीक है, वो यहाँ नहीं लिखा है। आखिर में आई विल गिव यू द मेंस क्वेश्चन। दिस सेशन इज प्रेजेंटेड बाय मी, माय नेम इज सौरभ पांडे। अगर आप आईएएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अनअकैडमी से जुड़ सकते हैं, इंडिया के टॉप 80+ एजुकेटर से जुड़ सकते हैं। जनवरी फर्स्ट वीक से जो मेरा कोर्स है वो शुरू हो रहा है। एग्रीकल्चर का जो आपका ऑप्शनल है वो जनवरी फर्स्ट वीक से आपका नया बैच उसका शुरू हो रहा है, उसको मिस नहीं करना है। अगर आप 2021-22 की तैयारी कर रहे हो, प्रीलिम से पहले आपका अगर ऑप्शनल तैयार है, साथ में आईएफएस का भी रास्ता आपके लिए खुल जाता है। सो एक बहुत बड़ा एडवांटेज भी आपको ज़रूर से होगा, ठीक है। सो इसको ध्यान में रखना है। ये एग्रीकल्चर ऑप्शनल का नया बैच जनवरी फर्स्ट वीक से शुरू होगा, पेपर 2 से, ठीक है। आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं आइकॉनिक, जिसमें आपको मेंटर असाइन रहते हैं, प्लस का सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हैं। उसके अलावा आप जो है ऑप्शनल का सब्सक्रिप्शन अलग से ले सकते हैं, कंबाइंड सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हैं। कोड याद रखना SP लाइव, जैसे इस कोड का इस्तेमाल करोगे, अदरवाइज यू हैव टू पे द फुल अमाउंट। ये आप जैसे ही कोड का इस्तेमाल करोगे अमाउंट विल रिड्यूस बाय 10%। आप अनअकैडमी में जाके कोई भी स्पेशल क्लास देख सकते हैं जाके, ठीक है, स्पेशल क्लास जो कि फ्री होती है। मेरी भी जो स्पेशल क्लासेस हैं, आज 2 क्लासेस हैं, 4:30 PM को और आपकी 9:30 PM को। तो 9:30 PM को आई विल डिस्कस द फार्म बिल्स इन डिटेल। आप लोग मैसेज भी बहुत ज़्यादा कर रहे हो, वैसे मैंने पहले भी इसको डिस्कस किया फार्म बिल्स के बारे में, बट आज हम एक सेपरेट सेशन करेंगे, आप नोट्स भी प्रिपेयर कर सकते हो। 9:30 PM को स्पेशल क्लास होगी फार्म बिल्स के ऊपर, 4:30 PM को आपका करंट अफेयर्स का क्लास होगी। इसी तरीके के और भी कई इश्यूज़ हैं जो आपके लगातार डिस्कस होंगे। एंटर होने के लिए ये SP लाइव कोड इस्तेमाल करना है, SPLIVE, और ये पूरा तरीके से फ्री है। unacademy.com/@SP लाइव पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। पहला टॉपिक देखते हैं, इंडस्ट्रियल आउटपुट स्टेज इन पॉजिटिव टेरिटरी फॉर सेकेंड मंथ एट 3.6%। तो अगर आपको याद हो तो ये हाईलाइट किया गया है कि लगातार पिछले क्वार्टर में भी देखोगे तो जो कॉन्ट्रैक्शन था वो रिड्यूस हुआ था। फर्स्ट क्वार्टर में अराउंड 23% था, फिर आपका 7.5% के आसपास कॉन्ट्रैक्शन होती है। कुछ रिकवरी आपको देखने को मिल रही है, ठीक है। सो अभी जो लेटेस्ट क्विक डेटा आपका एस्टिमेट आया है, तो ये एक तरफ हमें हाईलाइट कर रहा है, दैट इज वी शेप्ड रिकवरी। कमेंट सेक्शन में लेट मी नो व्हाट इज वी शेप्ड रिकवरी। कमेंट सेक्शन में प्लीज लेट मी नो व्हाट इज वी शेप्ड रिकवरी। वी शेप्ड रिकवरी इकोनॉमी में क्या होती है, ये कमेंट सेक्शन में प्लीज़ लेट मी नो। सो पैंडमिक के बाद से अलग अलग जो सेक्टर्स है, चाहे मैन्युफैक्चरिंग हो, सर्विस सेक्टर, काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट हो रहे थे और हमें लगातार ये देखने को मिल रहा था कि जो ग्रोथ है वो नीचे जा रहा है। अब जो है धीरे धीरे हम लोग रिकवर कर रहे हैं। यहाँ पे एक टर्म जो है हम लोग के लिए जो इम्पोर्टेंट है वो है कैपिटल गुड के बारे में, ठीक है, क्योंकि डेटा जो है वो डेटा आपका लगातार चेंज होता रहेगा। कौन सा सेक्टर कितना ग्रो कर रहा है, ये डेटा आपका मतलब इसे हमें डेली बेसिस में ऐसा रटने का ज़रूरत नहीं है। ये डेटा तो आपका चेंज होता रहेगा, कंटिन्यूसली जो डेटा है आपका चेंज होता रहेगा। सो यहाँ पे ये सेकेंड मंथ है जिसमें जो इंडस्ट्रियल आउटपुट है वो उसने पॉजिटिव, वहाँ इंडस्ट्रियल आउटपुट में आपको पॉजिटिव ग्रोथ देखने को मिला है। लेकिन जो इकोनॉमिस्ट हैं उनका ये मानना है कि ये जो ग्रोथ आपको देखने को मिला, इसके पीछे जो रीज़न है वो ये है कि अभी जैसे दिवाली और इस टाइप के फेस्टिवल्स गए हैं और इसमें बहुत हाई डिमांड होती है डिफरेंट प्रोडक्ट्स की, इस वजह से इतना ग्रोथ देखने को। लेकिन एक एंगल और भी सोचो कि अगर लोग खर्चा कर रहे हैं और डिमांड जनरेट हो रही है, इसका मतलब लोगों के पास जो हम ये मानते थे कि पैसा बिल्कुल भी नहीं है और डिमांड जनरेट नहीं हो रही है, सो वो डिमांड आपकी जनरेट हो सकती है, प्रोवाइडेड अगर हम जो लोग हैं उनके अंदर एक ट्रस्ट बिल्ड करें और एक प्रकार से वो जो एक्सपेंडिचर हैं वो एक्सपेंडिचर करने के लिए तैयार रहें। ऐसा ना हो उनके मन में नेगेटिव सेंटिमेंट ना हो कि वो ये सोचे कि अभी अगर हम पैसा खर्च कर देंगे बाद में हमारे पास पैसा नहीं बचेगा और इस तरीके से जो है इस वजह से
जो आपकी डिमांड है इकोनॉमी के अंदर वो भी आपकी रिड्यूस हो सकती है। तो इस चीज़ को रोकने के लिए सबसे जो सही सॉल्यूशन यही है कि लोग आसानी से एक्सपेंडिचर करते रहे, उन्हें ऐसा कोई इनसिक्योरिटी ना हो, ऐसा जो है एश्योरिटी देना पड़ेगा सरकार को, ऐसा कॉन्फिडेंस बिल्डिंग करनी पड़ेगी। अब एक टर्म इस्तेमाल है, क्योंकि कैपिटल गुड्स में भी आपका जो ग्रोथ है वो देखने को मिला, जो पहले नेगेटिव ग्रोथ चल रही थी। सो ये कैपिटल गुड्स क्या होते हैं? ये ऐसे गुड्स हैं जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी एक फिनिश्ड गुड को आप बनाते हो, किसी भी एक फिनिश्ड प्रोडक्ट को आप बनाते हो, तो उसको बनाने के लिए जो आपके मशीनरी इक्विपमेंट्स की ज़रूरत होती है वो आपके कैपिटल गुड्स के अंदर आता है। तो कैपिटल गुड्स में जैसे बिल्डिंग्स हो गई, मशीनरी हो गई, इक्विपमेंट्स हो गए, व्हीकल्स हो गए, टूल्स हो गए, ये क्या है, ये दीज आर कंसिडर्ड एज कैपिटल गुड्स। ठीक है, दे आर कंसिडर्ड एज कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स जो है दे आर नॉट फिनिश्ड प्रोडक्ट, दे आर यूज टू मेक फिनिश्ड गुड्स। ठीक है, इन जनरल अगर आप बात करो तो दे आर यूज टू मेक फिनिश्ड गुड। फिनिश्ड गुड को बनाने के लिए इस्तेमाल आपके किए जाते हैं। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना। नेक्स्ट जो इसमें है कि प्रोडक्शन प्रोसेस टू मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज दैट कंज्यूमर्स विल लेटर यूज। तो ऐसे प्रोडक्ट को बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं जो कि बाद में कंज्यूमर के द्वारा इस्तेमाल किए जाते हैं। तो मतलब ये कैपिटल गुड्स ऐसे गुड्स नहीं है जिनको कंज्यूमर डायरेक्टली आपका इस्तेमाल करे। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। सो अभी जो लेटेस्ट ये एस्टिमेट है उसमें ये हाईलाइट किया गया है कि जो कैपिटल गुड्स है दे रिकॉर्डेड पॉजिटिव ग्रोथ। ठीक है, जो कैपिटल गुड्स हैं दीज कैपिटल गुड्स रिकॉर्डेड पॉजिटिव ग्रोथ, यहाँ इनमें जो पॉजिटिव ग्रोथ है वो आपको देखने को मिली है। नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट आर्टिकल है, दिस इज रिलेटेड विथ पार्लियामेंट्री स्क्रूटनी। बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, जीएस पेपर 2 पॉलिटी के अंदर आप इसको इंक्लूड कर सकते हो। जो पार्लियामेंट्री स्क्रूटनी है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए हो जाता है। और जैसा मैंने आपको कहा कि ये जो पेपर हम लोग डिस्कस करते हैं, ये पेपर में हम उन्हीं टॉपिक्स को डिस्कस करते हैं जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रिक्वायर्ड है। ठीक है, दूसरी चीज़ ये है कि दूसरे एग्जाम का जो डिमांड है करंट अफेयर्स का वो टोटली डिफरेंट है। एसएससी बैंक वहाँ एग्जाम का डिमांड दूसरा है, यहाँ पे जो डिमांड है यूपीएससी का वहाँ पे आपको डेप्थ में जाना पड़ता है। प्लस जो आपके सब्जेक्ट्स हैं, चाहे पॉलिटी है, इकोनॉमी है, आईआर है, एनवायरनमेंट है, एग्रीकल्चर है, बहुत सारे सब्जेक्ट्स, इंटरनल सिक्योरिटी, डिजास्टर मैनेजमेंट, जितने भी सब्जेक्ट्स अगर आप लो तो उनके जो एडवांस टॉपिक्स आपके आते हैं वो इन्हीं एरियाज में जो चीज़ें चल रही हैं वहीं से आपके आर्गूमेंट्स डिराइव होते हैं। सो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पॉलिटी पर प्रश्न आपका बन सकता है रिलेटेड विथ पार्लियामेंट्री स्क्रूटनी। अभी जो फार्म बिल है उसके खिलाफ प्रोटेस्ट चल रहा है, पंजाब के फार्मर्स उस पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, क्या है रीज़न, हम लोगों ने डिस्कस किया। आज 9:30 PM को पूरा डिटेल्ड डिस्कशन है स्पेशल क्लास के अंदर रिलेटेड विथ फार्म बिल, तो उसको मिस बिल्कुल भी नहीं करना है। हर एक एंगल को हम लोग डिस्कस करेंगे, 35-40 मिनट्स का सेशन होगा और पूरा आपका टॉपिक कवर हो जाएगा। ठीक है, उसको पूरा डिटेल डिस्कशन होगा, क्या पॉसिबल क्वेश्चंस होंगे वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पे फार्म बिल्स अगर आ गए और लोग उसको प्रोटेस्ट कर रहे हैं और डिमांड ये कर रहे हैं कि इसको रिपील किया जाए, सो कहीं ना कहीं पार्लियामेंट स्क्रूटनी पर भी क्वेश्चन उठ जाता है कि आखिर ये जो फार्म बिल अगर जो पब्लिक है वो डिमांड कर रही है कि इसको रिपील कर देना चाहिए, इसे वापस ले लेना चाहिए, तो ये जो लॉ है ये किसके द्वारा पास किया गया, पार्लियामेंट के द्वारा, और उसके बाद आप उसको वापस लेने की बात कर रहे हो। तो ये क्या है, ये कहीं ना कहीं हमारे जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी चल रहा है इसके ऊपर भी एक तरीके से आप कह सकते हैं एक चैलेंज के रूप में देख सकते हैं, और पार्लियामेंट के फंक्शनिंग किस तरीके से हो रही है इस पर भी एक क्वेश्चन अराइज हो जाता है। ठीक है, सो यहाँ पे जो ध्यान में रखना है कि पार्लियामेंट्री स्क्रूटनी बहुत जरूरी है और किस तरीके से आपकी स्क्रूटनी होती है। सो कोई भी जो लॉ है, अगर लॉ की बात की जाए तो इन जनरल प्रोसीजर क्या फॉलो किया जाता है। अगर सपोज करो कोई पॉलिसी है आपकी और उस पॉलिसी को ड्राफ्ट प्रिपेयर किया जाता है कैबिनेट के द्वारा। ठीक है, कैबिनेट इसका ड्राफ्ट प्रिपेयर करेगा, फिर उसको लोकसभा या राज्यसभा में इसको इंट्रोड्यूस किया जाएगा। फिर जो स्पीकर होते हैं वो स्पीकर आपके इस बिल को या जो इंट्रोड्यूस किया गया है उसको कमिटीज़ को रिफ़र करते हैं। डिफरेंट जो कमिटीज़ होती हैं उन कमिटीज़ को रिफ़र किया जाता है, और ये कमिटीज़ 7-8 महीने या 6 महीने, 3 महीने, 2 महीने, जो भी डिपेंड करता है कौन से इशू पर रिफ़र किया गया है उस पर वो डिस्कशन करते हैं अलग अलग उस पर, उस जो कमिटीज़ होती हैं, और इन कमिटीज़ में डिफरेंट मेंबर्स होते हैं, अलग अलग मेंबर्स अलग अलग पार्टी से बिलोंग करते हैं। वो पूरा डिस्कस करते हैं उस बिल के बारे में कि क्या क्या प्रोविजंस है, और फिर अगर ज़रूरत पड़ती है तो कुछ रिकमेंडेशंस देते हैं, और उन रिकमेंडेशंस
की वजह से जो बिल है वो और आपका कह सकते हो कि और बेटर हो पाता है, जो बिल है वो और बेटर हो पाता है, और साथ में यू कैन से कि जो एक्सेप्टेबिलिटी है उस बिल की वो भी आपका काफ़ी इंक्रीज हो जाती है। सो ये एक प्रोसेस है जो कि फॉलो किया जाता है, ठीक है। तो पार्लियामेंट एक सुप्रीम लॉ मेकिंग बॉडी है, इट इज़ अ सुप्रीम लॉ मेकिंग बॉडी, और क्योंकि ये एक सुप्रीम लॉ मेकिंग बॉडी है, सो इसी के अंदर जो प्रोसेस और प्रोसीजर्स फॉलो किए जाते हैं पार्लियामेंट के विद इन, जिससे कि जो लॉ पास हो और वो कंट्री में इम्प्लीमेंट होते हैं, सो वो जो लॉ पास होते हैं उन लॉज की जो एक्सेप्टेबिलिटी है वो हायर हो, और अगर कहीं इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है तो वहाँ किया जा सकता है, क्योंकि फाइनली जो ड्राफ्ट है वो एग्जीक्यूटिव ही फॉर्म कर रहा है, मतलब एग्जीक्यूटिव के द्वारा ही वो ड्राफ्ट बनाया जा रहा है, कैबिनेट उसको अप्रूव करती है और फिर पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस करती है। तो ये जो एक्शन है एग्जीक्यूटिव का, और जो भी बिल रखा जा रहा है पार्लियामेंट के अंदर, उस बिल को प्रॉपर तरीके से स्क्रूटनाइज करने की जो जिम्मेदारी है वो पार्लियामेंट की है, और पार्लियामेंट के विद इन जो कमिटीज़ और कमीशंस हैं वो बेसिकली इसको स्क्रूटनाइज करती हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। तो जब भी कमेटी उस बिल के बारे में डिस्कस करती है तो डिफरेंट जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको बुलाया जाता है, उनसे डिस्कस किया जाता है कि आपको क्या इसमें कमी लगती है, और फिर उन डिस्कशन के बेसिस में अपना रिकमेंडेशंस भी देती है, ठीक है। उसके बाद हर जो बिल है, ये आपको ध्यान में रखना, हर बिल कमेटी को सेंड नहीं किया जाता है। कुछ ऐसे छोटे अमेंडमेंट्स होते हैं, माइनर अमेंडमेंट्स होते हैं, जिनको स्पीकर जो हैं, ऑनरेबल स्पीकर, वो आगे मतलब कमिटीज़ को रिफ़र नहीं करते हैं, क्योंकि हर चीज़ को अगर आप कमेटी को रिफ़र करते हो और फिर कमेटी में समय लगता है, तो एक तो कमेटी जो है वो भी ओवरबर्डन होती हैं, जो स्टैंडिंग कमिटीज़ हैं या एडहॉक कमिटीज़ या जॉइंट कमीशन जो भी आप अपॉइंट करते हो, तो उनका वर्क बर्डन बढ़ेगा। जो भी इंपॉर्टेंट ऐसे बिल्स होते हैं उन बिल्स को इन जनरल कमिटीज़ को रिफ़र आपका किया जाता है। अब कहा गया है कि जो डेटा है, ये डेटा हाईलाइट कर रहा है कि बहुत ही कम ऐसे बिल्स हैं जिनको पार्लियामेंट्री कमेटी को अब रिफ़र किया जा रहा है। और दूसरा ये है कि जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है, प्रिसाइडिंग ऑफिसर, क्योंकि ये हाईलाइट किया गया है कि हर एक बिल को कमेटी को रिफ़र किया जाए, ये कंपलसरी नहीं है। छोटे अमेंडमेंट्स या जो भी है वो उसको रिफ़र करने की ज़रूरत नहीं है, और हर बिल को भी रिफ़र करने की ज़रूरत नहीं। इस डिस्क्रिशनिंग पावर को कई बार जो स्पीकर्स हैं वो अपने हिसाब से यूज़ करते हैं, और ये एक बहुत बड़ा फैक्टर बन जाता है, जिस वजह से जो बिल्स हैं वो बिल्स जो भी इवन इम्पॉर्टेंट बिल्स हैं वो बिल्स आपके रिफ़र नहीं किए जाते हैं आपका जो कमिटीज़ हैं उनके लिए, उनको, ठीक है। सो यहाँ पे कहा गया कि फ्यू एग्जांपल्स ऑफ बिल स्क्रूटनाइज्ड बाय पार्लियामेंट्री कमिटीज़, कई सारे इंपॉर्टेंट जो बिल्स हैं जो कि स्क्रूटनाइज किए गए हैं, जैसे प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वैरायटीज़, फार्मर राइट बिल, इसके बाद इसी तरीके से आपका जो सीड से रिलेटेड बिल 2004 में आपका आया था, वो भी फार्मर से ही रिलेटेड था, ठीक है, सीड बिल्स 2004 में जो आपका आया था। सो ऐसे बिल्स और भी कई तरीके के जो बिल्स हैं वो डायरेक्टली कमिटीज़ को रिफ़र किए गए थे, कमिटीज़ ने समय लिया, और समय लेने के बाद जो है उसमें जो भी एक तरीके से जो बिल नया आया उसको पास किया गया, और पास होने के बाद उसकी जो एक्सेप्टेबिलिटी है वो हायर उसमें रहा, क्योंकि डिफरेंट जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके ओपिनियन को लिया गया था। सो आवर पार्लियामेंट्री कमेटी हैव अ ट्रेडिशन ऑफ वर्किंग इन नॉन पार्टी मैनर। ये सबसे बड़ा बेनिफिट है कि नॉन पार्टी मैनर्स में जो भी मेंबर्स हैं वो काम करते हैं, ठीक है। नॉन पार्टी मैनर का मतलब हो गया कि ऐसा नहीं कि अपने पार्टी लाइन से अलाइन होकर काम करेंगे, आइडियोलॉजी से अलाइन होकर काम करेंगे, वो एक कमेटी के मेंबर के रूप में आपका काम करते हैं। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, कल मैंने आपको कहा था कि ये एक द कंसेप्ट नाम से चैनल लॉन्च हुआ है, और आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि आप जाके उसका ज़रूर से उसको सब्सक्राइब करो, बट आई थिंक बहुत ही कम लोगों ने जो है उसको इस मैसेज को सुना। यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है कि ये जो चैनल है, अगेन दिस चैनल इज़ प्रेजेंटेड बाय मी, अनअकैडमी के विदिन ही है ये। इसमें हम लोग कई सारे सेशंस शुरू करेंगे, चाहे वो इंडियन एक्सप्रेस के ब्रीफ में इंडियन एक्सप्रेस का डिस्कशन हो, डेली जो बेस्ट आंसर होता है उसके बारे में डिस्कशन हो, द हिंदू इंग्लिश में आपका, ठीक है, द हिंदू एनालिसिस इन इंग्लिश। इस चैनल पे ये जो सेशन चल रहा है हिंदू का, ये चलता रहेगा। ऐसे कई सेशंस आएंगे, तो इसमें एक तरीके से फिर करंट अफेयर्स के लिए आपको और कुछ करने का ज़रूरत नहीं है, MCQs और ये सब कुछ आपका इसमें कवर हो जाएगा। बट इसके लिए है ना, इसको सस्टेनेबल बनाने के लिए इट्स रिक्वायर्ड कि आप इसका आप ज़रूर से सब्सक्राइब करो। जिस दिन 10K सब्सक्राइबर आपके हो जाएंगे, आई थिंक 3K ऑलरेडी हो चुके हैं, और 10K सब्सक्राइबर जैसे ही हो जाएंगे फर्स्ट वीडियो आपका आ जाएगा, ठीक है, फर्स्ट वीडियो आपका आ जाएगा। ऑलरेडी इंडियन एक्सप्रेस का सेशन हो रहा है,
इंडियन एक्सप्रेस का सेशन आप जरूर से देख सकते हो, छोटा सेशन 15-16 मिनट का ही होगा। इसमें जो न्यूज़ हैं इंपॉर्टेंट जहाँ से प्रीलिम से स्पेसिफिक या कुछ आर्गूमेंट आप बोरो कर सकते हो, वो टॉपिक मैं 15-16 मिनट्स में आपके लिए कर देता हूँ। इसमें ये ध्यान में रखना है कि आपको ऐसा नहीं करना 2-2 4-4 न्यूज़पेपर पढ़ने हैं। एक पेपर आप पढ़ रहे हो, हिंदी को सही से पढ़ो, और कुछ एडिशनल जो चीज़ें होती हैं वो आई विल कवर, ठीक है, डोंट वरी अबाउट इट। तो इसको जरूर से आप सब्सक्राइब अगर आप अभी तक नहीं किए हो तो जरूर से करो। ये वीडियो जो देख रहे हो उसके नीचे आपका लिंक दिया हुआ है इस चैनल का, उस पर जाना और सब्सक्राइब बटन पे प्रेस करना है, ठीक है, और नोटिफिकेशन भी प्रेस कर देना। नेक्स्ट देखते हैं, ये है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड दिस टॉपिक इज पीएम वानी स्कीम, ठीक है। पॉलिटी सेक्शन के अंदर ही आप इसको इंक्लूड कर सकते हो, पीएम वानी स्कीम, ठीक है। पीएम वानी स्कीम के बारे में डिस्कस करते हैं। देखो ये एक ऐसी स्कीम है ना, इसको सिंपल सा आप समझो। ये स्कीम का पर्पस एक तरीके से जो आप हाईलाइट कर सकते हो वो ये है कि जो इंटरनेट पेनिट्रेशन है वो इंटरनेट पेनिट्रेशन इंक्रीज किया जाए। आजकल हर एक जो सर्विस है सरकार गवर्नमेंट से ई गवर्नमेंट सिटीजन ई सिटीजन हो रहा है, हर एक एजुकेशन हेल्थ टेलीमेडिसिन में कन्वर्ट हो रहा है। हर एक सर्विस को एक्सेस करने के लिए आपको ज़रूरत होती है डिजिटल टेक्नोलॉजी की, और अगर डिजिटल इनइक्वालिटी है और डिजिटल इलिटरेसी है या डिजिटल पेनिट्रेशन बहुत ही कम है तो इन सर्विस की एक्सेसिबिलिटी काफ़ी रिड्यूस आपकी हो सकती है, ठीक है। जो सर्विस है उन सर्विस की जो एक्सेप्टेबिलिटी है वो काफ़ी हद तक आपकी रिड्यूस हो सकती है, ठीक है। ये एक एंगल है जो आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। जो सर्विस की मतलब जो एक्सेप्टेबिलिटी है वो काफ़ी हद तक रिड्यूस, तो इसको इम्प्रूव करने के लिए ये एक स्कीम एक आपकी लाई गई है। इसमें सिंपल सा क्या होगा, कोई भी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होगा, मान लो कोई कंपनी है वो इंटरनेट सुविधा प्रोवाइड करती है, तो उससे कुछ बैंड जो है बाई किया जा सकता है, और लोकल लेवल पे मान लो शॉपकीपर है, कोई लाइब्रेरी है, उसने बाई कर लिया और वो आसपास के इलाके के लोगों को जो है इंटरनेट की सुविधा देगी, ठीक है। इंटरनेट की ब्रॉडबैंड सुविधाएं आपकी देगी। एक ऐप सरकार क्रिएट करेगी, उस ऐप के माध्यम से कोई भी पर्सन ये देख सकता है कि वो जो वो कौन सा है मतलब कौन सा, जैसे कोई आसपास की शॉप है, आसपास की जो कोई लाइब्रेरी है, ऐसे छोटे इंस्टीट्यूशंस या कोई ऐसे शॉप आपकी हैं, वो कौन सा पास में है जो कि इस सुविधा को प्रोवाइड करता है, इंटरनेट सुविधा को प्रोवाइड करता है। तो एक तो बेनिफिट ये है कि हर जगह पे, क्योंकि वायरलेस कनेक्टिविटी है, तो हर जगह आपको इतना ऑप्टिकल फाइबर और ये सब डालने का एक लेवल पे डाल देना है, फिर उसको, क्योंकि वो जो मेजर कंपनी है, बड़ी कंपनी जिससे शॉपकीपर या लाइब्रेरी वालों ने बाई किया है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेगी। अब क्या है कि इससे फ़ायदा ये होगा कि जो डिजिटल कनेक्टिविटी है वो आपकी बढ़ेगी, और साथ में जो ये शॉपकीपर्स और जो भी ये इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी भी अर्निंग इंक्रीज होगी। तो ये पूरा का पूरा आइडिया है पीएम वानी स्कीम के तहत। इस पूरे जो भी मैंने आपसे डिस्कस किया इसको बहुत डिटेल में पूरा इस स्लाइड में इंक्लूडेड है। स्लाइड को आपको डाउनलोड करने के लिए जो स्लाइड है उसको आपको एसपी करंट अफेयर्स में जाना है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे कि पब्लिक वाईफाई नेटवर्क अक्रॉस द कंट्रीज, ये इस पब्लिक डेटा ऑफिस आपके सेट किया जाएगा। फुल फॉर्म आप जरूर से याद रखो पीएम वानी स्कीम का, वो है प्राइम मिनिस्टर वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर्स वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस, ये फुल फॉर्म आपको याद रखना है। ये पूरा जो प्रोसेस है मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है कि किस तरीके से, जैसे पहले के टाइम में अगर आपने नोटिस किया होगा पीसीओज होते थे, जैसे पीसीओ होते थे जाओ आप फ़ोन कर लो, इसी तरीके से अब इंटरनेट की सुविधा हो सकती है। आपको बस ये पता करना है कि अच्छा ये शॉप, ये लाइब्रेरी, ये इंस्टीट्यूशन इस सुविधा को प्रोवाइड करता है, और ये आसपास भी आप जब भी सर्विस एक्सेस करना चाहोगे तो उसको आप कर सकते हो, और कनेक्टिविटी अगर कनेक्शन लेना चाहते हो तो वो कनेक्शन आप ले सकते हो। तो ये बहुत एक बड़ा डेवलपमेंट है, ठीक है। सो आपके पास पब्लिक डेटा ऑफिसेस होंगे, पब्लिक डेटा ऑफिसेस विल इस्टेब्लिश, ऑपरेट और मेंटेन ओनली द वानी कंप्लाइंट, ये याद रखना, ओनली द वानी कंप्लाइंट वाईफाई एक्सेस पॉइंट टू डिलीवर ब्रॉडबैंड सर्विस टू इट्स सब्सक्राइबर्स। जो भी उसके सब्सक्राइबर्स होंगे उसको वो ब्रॉडबैंड सुविधा आपका प्रोवाइड करेगा। और इसमें मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कि जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर आपका इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से ये जो भी ये शॉप्स और ये हैं, ये एक बैंड बाय कर सकती है, और उसको ये आसपास के जो लोग हैं जिनको चाहिए इंटरनेट वो प्रोवाइड कर सकते हैं। थोड़ा फीस इसमें फ्री नहीं होगा, फीस चार्ज आपका इसमें होगा। सो गवर्नमेंट विल डेवलप एन एप्लीकेशन जो कि रजिस्टर करेगा यूजर ऑन द नेटवर्क। द एप्लीकेशन विल ऑल्सो हेल्प देम डिस्कवर वानी कंप्लाइंट वाईफाई हॉटस्पॉट। लोगों को पता भी चल जाएगा वानी एक्स कंप्लाइंट वाईफाई हॉटस्पॉट कहाँ पे लोकेटेड है। एक सेंट्रल रजिस्ट्री भी
आपकी रहेगी, जो कि सारे जितने भी डिटेल्स ऑफ ऑल एप्स प्रोवाइडर पीडीओज इनका सारी जानकारी उस रजिस्ट्री में रहेगी, और ये मेंटेन रहेगी या हैंडल की जाएगी बाय डेवलपमेंट ऑफ टेलीमैटिक्स CDOT के द्वारा ये रजिस्ट्री भी आपकी मेंटेन किया जाएगा। दूसरा ये कहा गया है कि जो भी कस्टमर चाहता है ना टू एक्सेस द नेटवर्क फ्रॉम द पीडीओज प्रीमाइसेस कैन डू सो ओनली आफ्टर EKYC ऑथेंटिकेशन। ठीक है, EKYC ऑथेंटिकेशन मतलब KYC ऑथेंटिकेशन के बाद ही वो इंटरनेट एक्सेस आपका कर सकता है। कम्युनिकेशन मिनिस्ट्री ने ऐसे स्टेट किया है कि नो लाइसेंस फीस विल बी चार्ज फॉर प्रोवाइडिंग ब्रॉडबैंड इंटरनेट सर्विस। तो यहाँ कोई ऐसा लाइसेंस फीस की जरूरत नहीं है कि जो भी ये इंटरनेट सुविधा प्रोवाइड कर रहे हैं उन्हें लाइसेंस फीस देने की जरूरत है। दूसरा जो कई सारी चीज़ें इसमें हाईलाइट की गई हैं, जो इसके बेनिफिट की बात की गई है, तो ये हाईलाइट किया गया है कि इंटरनेट एक्सेस जो है विल कनेक्ट अ न्यू वे ऑफ यूज़र, कमर्शियल एंटरटेनमेंट ऑप्शन तो है ही, साथ में एजुकेशन, टेली हेल्थ, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, ये सब चीज़ें इन चीज़ों को एक्सेस किया जा सकता है। साथ में सरकार अगर कोई इन्फॉर्मेशन अपनी स्कीम से रिलेटेड या अपने से रिलेटेड देना चाहती है तो लोग डायरेक्टली गवर्नमेंट से भी लिंक कर सकते हैं, सरकार को भी अकाउंटेबल बना सकते हैं। दूसरा कहा गया है कि गवर्नमेंट इज होपिंग दैट बाय कटिंग थ्रू लेयर्स ऑफ ब्यूरोक्रेसी, एलिमिनेटिंग लाइसेंस फीस, it can make it easy even for the टी शॉप ओनर टू रजिस्टर ऑनलाइन एज अ सर्विस प्रोवाइडर। इवन टी शॉप ओनर भी एक है ना, इट कैन रजिस्टर ऑनलाइन और सर्विस प्रोवाइडर के रूप में काम कर सकता है। जो रैपिड स्केल अप है इंटरनेट इन रूरल इंडिया विल ट्रांसफॉर्मेटिव, अगर रूरल एरिया में जो डिजिटल पेनिट्रेशन, इंटरनेट पेनिट्रेशन बहुत कम है, वो आपका इंक्रीज हो सकता है, जो कि अभी करंटली अगर देखा जाए तो 27.57 सब्सक्राइबर पर 100 पॉपुलेशन 2019 में है। तो इस नंबर को भी इंक्रीज करने की जरूरत है, ये नंबर भी आपका बढ़ेगा। वानी सिस्टम ऑफर एलिगेंट वे फॉरवर्ड कनेक्ट टू लो रेवेन्यू कंज्यूमर्स, ये ओपन करता है अपॉर्चुनिटी फॉर कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन जैसे लाइब्रेरी है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस है, पंचायत है, स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स हैं, कि वो इस इकोसिस्टम का पार्ट बन सकते हैं। परचेजिंग बैंडविड्थ फ्रॉम द पब्लिक डेटा ऑफिस एग्रीगेटर्स टू सर्व लोकल कंज्यूमर्स, तो वो आप कह सकते हो कि जो पीडीओज हैं उनसे जाके सर्टेन बैंडविड्थ बाय कर सकते हैं, और जो लोकल इंटरनेट यूज़र्स हैं उनको वो सर्विस आपका प्रोवाइड कर सकते हैं। दूसरी एक इन्फॉर्मेशन आपके लिए है, आज 4:30 को आपका टॉप 100 करंट अफेयर्स है, MCQs नवंबर मंथ के हम लोग डिस्कस करेंगे, और 9:30 PM को आपकी फार्म बिल्स के ऊपर डिटेल डिस्कशन है। आप लोग मैसेज भी लगातार कर रहे हो, ये स्पेशल क्लास के अंदर है, ठीक है। स्पेशल क्लास अनअकैडमी में आपको जाना है, लिंक मैं आपसे ग्रुप में शेयर कर दूंगा, कम्युनिटी पोस्ट भी आ जाएगा इससे रिलेटेड। ये कोड याद रखना है SP Live, ये कोड इस्तेमाल करके आपको एंटर होना है और जो क्लास है उनको एक्सेस करना है, ठीक है। ये ध्यान रखना, यू हैव टू यूज दिस कोड SP LIV। ऐसे और भी कई इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके डिस्कस होंगे। नेक्स्ट देखते हैं, नॉट ऑल इंडियन ड्रॉट्स आर कॉज्ड बाय एल नीनो। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको ध्यान से समझना है। एल नीनो क्या है, ला नीना क्या है, एल नीनो मोडोकी क्या है, इसके ऊपर ऑलरेडी हमने बहुत डिटेल डिस्कशन किया हुआ है, मतलब अलग से सेशन भी है, आप चाहो उसको देख सकते हो, लेकिन ब्रीफ में मैं आपको इसको हाईलाइट कर देता हूँ, ठीक है। बहुत ही ब्रीफ में हम लोग इस चीज़ को थोड़ा सा देख लेते हैं। यहाँ पे कुछ बातें इस पे जो हाईलाइट की गई हैं वो देखते हैं क्या क्या एस्पेक्ट इस पर मेंशन है, ठीक है। सो एक चीज़ जो आपको ध्यान में रखना है वो क्या है, अभी चलो ये मैप इधर थोड़ा और इधर खिसकाना पड़ेगा। ठीक है, सो इसको इधर आप ले लो, ये आपका ऑस्ट्रेलिया हो गया, ठीक है। यहाँ पे आप मान लो आपका ये साउथ अमेरिका हो गया, ठीक है, ये आपका साउथ अमेरिका हो गया। यहाँ पे ये आपका पैसिफिक ओशियन हो गया, ये आपका पैसिफिक ओशियन हो गया, और यहाँ पे एक वार्म करंट जाती है जिसे हम पेरू करंट या हम्बोल्ट करंट कहते हैं, पेरू करंट या हम्बोल्ट करंट। पहली चीज़ तो एल नीनो का जो फेनोमेना है यहाँ आकर करता है, ठीक है। नॉर्मल जब समय होता है, जब नॉर्मल आपका समय होता है, तो नॉर्मल समय के टाइम पे ये जो पेरू करंट या हम्बोल्ट करंट है ये कोल्ड करंट है, ठीक है, कोल्ड करंट है, ठंडा पानी होता है यहाँ पे। ठंडा पानी की वजह से इस एरिया में अगर आप ध्यान दो तो यहाँ एटाकामा डेजर्ट है, एटाकामा डेजर्ट है। तो कुल मिला के आपको क्या ध्यान रखना है कि इस रीजन में नॉर्मल जो ईयर्स होते हैं, एलिनो नॉन एलिनो ईयर्स होते हैं, सो इस रीजन में क्या होता है, इस रीजन में आपकी बारिश नहीं होती है, ठीक है,
और इधर बारिश होती है नॉर्मल ईयर्स में। एल नीनो ईयर्स में, एल नीनो में क्या होता है कि जो ओशियन का सी सरफेस टेम्परेचर है ऑन एन एवरेज 0.5 डिग्री सेल्सियस से इंक्रीज हो जाता है, और ये कब यहाँ पे क्या है कि पूरा का पूरा जो विंड सर्कुलेशन है वो आपका बदल जाता है। सो यहाँ पे अब क्या होता है कि पहले यहाँ बारिश होती थी, यहाँ बारिश होती तो इसके आसमान अगर इमेजिन करो, क्योंकि एटमॉस्फेयर आपस में कनेक्टेड है, तो क्या कहा गया कि ऊपर का जो एटमॉस्फेयर है वहाँ पे आपका मॉइस्चर अवेलेबल रहता था। इसको अगर थोड़ा ऊपर देखो, और ये मॉइस्चर नॉर्मल ईयर्स में जो यहाँ पे अवेलेबल रहता था ये इंडियन ओशन रीजन में भी आपका आता था, और इंडियन मानसून में भी ये मॉइस्चर ऐड ऑन हो जाता था जब आपका नॉर्मल ईयर्स होते थे। जब एल नीनो ईयर्स होते हैं तो ये पूरा का पूरा फेनोमेना रिवर्स हो जाता है। अब क्या है, बारिश इधर होगी और ड्रॉट इधर होगा। तो बारिश अगर इधर हो जाएगी तो होगा क्या, यहाँ ड्रॉट होगा। ड्रॉट का मतलब क्या है, यहाँ पे मॉइस्चर नहीं है, यहाँ मॉइस्चर नहीं, इसके आसमान में ऊपर भी मॉइस्चर नहीं, इसलिए यहाँ मॉइस्चर बारिश नहीं हो रही है। अगर यहाँ ये जो सोर्स ऑफ मॉइस्चर इंडियन मानसून के लिए भी होता था, तो अब वो इंडियन मानसून के लिए भी सोर्स ऑफ मॉइस्चर अवेलेबल नहीं रहेगा एल नीनो ईयर्स में। तो एल नीनो एक बड़ा फैक्टर था जिस वजह से थे कि आप कह सकते हो कि ये ड्रॉट की आपकी सिचुएशन आपको देखने को मिलती है ना। जो ड्रॉट है वो ड्रॉट की सिचुएशन आपको देखने को मिलती है, ठीक है। ड्रॉट की सिचुएशन, एल नीनो एक बड़ा फैक्टर। अभी लेटेस्ट रिसर्च हाईलाइट कर रही है कि सिर्फ जो हम ये बात कर रहे हैं कि ड्रॉट के लिए एल नीनो रिस्पॉन्सिबल है, एल नीनो तो रिस्पॉन्सिबल है ही इंडिया में जो ड्रॉट है, दूसरे भी फैक्टर इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये बात आपकी कही गई है। दूसरे फैक्टर में कहा गया है, जो चीज़ कही गई है वो क्या कही गई है कि अपर एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन। अपर एटमॉस्फेयर क्या होता है, जैसे अगर आप जहाँ खड़े हो, मतलब बाहर जाओगे, यहाँ पे ये लोअर एटमॉस्फेयर हो गया और ट्रोपोस्फियर का पार्ट जिसे हम कहते हैं, ठीक है। आपका जो एटमॉस्फेयर प्रेजेंट है वो कहाँ प्रेजेंट है, ट्रोपोस्फियर में, ठीक है, ये ट्रोपोस्फियर में प्रेजेंट है। अब ये जो ट्रोपोस्फियर है, एटमॉस्फेयर का जो हिस्सा है, मतलब जहाँ पे आपका मेजर एटमॉस्फेयर सारा प्रेजेंट है, इसके ऊपरी हिस्से को अपर एटमॉस्फेयर बोलते हैं, ठीक है। जैसे नीचे को लोअर, ऊपर को अपर, इसी तरीके से एटमॉस्फेयर के अपर जो हिस्सा है, ऊपरी जो हिस्सा है, वी कॉल इट एज अपर एटमॉस्फेयर। सो अपर एटमॉस्फेयर में आपकी जेट स्ट्रीम्स होती हैं, ठीक है, जेट स्ट्रीम्स होती हैं जो कि वहां पे मूव करती हैं इन द फॉर्म ऑफ वेव्स। इस तरीके से वेव्स के फॉर्म में अपर एटमॉस्फेयर में मूव करती है, और ये जो वेव्स के फॉर्म में इस तरीके से मूव करती है, इसी को हम कहते हैं रॉसबे वेव्स। वी कॉल इट एज रॉसबे वेव्स। रॉसबे एक आप कह सकते हो कि एक पर्सन थे जिन्होंने सबको आइडेंटिफाई किया था, इसलिए उन्हीं के नाम पे आपका ये पड़ गया रॉसबे वेव्स। ये जो जेट स्ट्रीम है जो कि रॉसबे वेव्स के फॉर्म में आपकी मूव करती है, ये कहीं ना कहीं एक रिस्पॉन्सिबल फैक्टर होती है ड्रॉट के लिए, ठीक है। उसको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं आगे, क्या क्या कुछ स्टडी आपकी हाईलाइट कर रही है, बट ये जो पॉइंट्स हैं ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। अगर थोड़ा सा भी डाउट है तो आप दोबारा से भी सुन सकते हो, ठीक है। सो यहाँ पे क्या हाईलाइट किया गया है, एल नीनो तो आप समझ गए कि वो एक ड्रॉट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब जो है ये कहा गया, रिसर्चर्स कहते हैं एल नीनो के अलावा दूसरे फैक्टर भी सूखे के लिए रिस्पॉन्सिबल है। उन्होंने कहा कि विंड्स जो अपर एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है वो डीप साइक्लोनिक सर्कुलेशन अबव द एबनॉर्मली कोल्ड नॉर्थ अटलांटिक वाटर, जो अटलांटिक ओशियन है, ये ध्यान से समझना, अटलांटिक बहुत टेक्निकल है ये, ठीक है। अटलांटिक ओशियन है, अटलांटिक ओशियन जो नॉर्दर्न पार्ट अगर आप अटलांटिक ओशन का देखोगे तो वहाँ पे पानी बहुत ठंडा है, पास में आर्टिक रीजन है, उधर से लेब्राडोर करंट और बहुत सी करंट्स आ रही हैं, तो पानी जो है वहाँ पे कंपैरेटिवली बहुत ठंडा है। तो यहाँ पे क्या है, कोल्ड नॉर्थ अटलांटिक वाटर्स, एबनॉर्मली कोल्ड। एबनॉर्मली कोल्ड का मतलब हो गया बहुत ज़्यादा कोल्ड। एक तो नॉर्मल जैसे कोल्ड आपका रहता था, ठीक है, अब एबनॉर्मली कोल्ड की बात है, तो एबनॉर्मली कोल्ड नॉर्थ अटलांटिक वाटर, उसके ऊपर का एटमॉस्फेयर, ठीक है, उसके ऊपर का जो आप कह सकते हो जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन है, उससे ये जो अपर एटमॉस्फेयर, बहुत टेक्निकल है, इसको ध्यान समझना और आसान भी है, समझ सकते हो। नॉर्थ अटलांटिक ओशियन है, नॉर्थ अटलांटिक ओशियन में जो पानी है वो एबनॉर्मली ठंडा है, उसके ऊपर एबनॉर्मली ठंडा जो पानी है उसके ऊपर अगर आप देखते हो, उसके ऊपर जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन आपका है उससे अपर एटमॉस्फेयर इंटरेक्ट कर रहा है, ठीक है। इस इंटरेक्शन, ये जो एक एबनॉर्मल इंटरेक्शन है, ये भी
एक बड़ा फैक्टर है जो कि वहाँ का जो एक विंड पैटर्न है उसको बदल रहा है सर्टेन रीजन से। आगे भी डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा पॉइंट और है। तो आपको ये समझना क्या है, आपको मन में आएगा कि वो वहाँ नॉर्थ अटलांटिक, हम इंडिया यहाँ पे। आपको ये समझना है कि अगर आप कभी भी एरोप्लेन से जाओगे तो आप देखोगे सारा एटमॉस्फेयर कनेक्टेड। अगर कहीं कुछ होता है तो दूसरी जगह भी उसका इफेक्ट आपका पड़ता है, ठीक है। तो ये आपको समझना है कि ये जो भी चेंजेस वहाँ ऊपर होंगे वो कहीं दूसरी जगह पे भी उसको अफेक्ट कर। कोई बीच में दीवार नहीं बनी हुई है या कोई इंसुलेशन नहीं है कि एक जगह एटमॉस्फेयर में कुछ होगा तो दूसरी जगह उसका कोई इंपैक्ट नहीं होगा। हर जगह उसका इंपैक्ट आपको देखने को मिलेगा। अब क्या है कि बियॉन्ड लुकिंग एट द पैसिफिक ओशन इट इज इंपॉर्टेंट टू कंसीडर अदर इन्फ्लुएंस ऑन द इंडियन मानसून आउटसाइड द ट्रॉपिक्स। तो हम सिर्फ जो देखते हैं कि सिर्फ पैसिफिक ओशन ही रेस्पॉन्सिबल, मतलब एल नीनो आपका पैसिफिक ओशन में होता है, तो उसके अलावा भी कई फैक्टर्स बियॉन्ड ट्रॉपिकल रीजन में, जैसे नॉर्थ अटलांटिक रीजन में जो बदलाव हो रहे हैं वहाँ के एटमॉस्फेरिक जो चेंजेस हो रहे हैं वो भी इंडियन मॉनसून को आपका अफेक्ट करता है, ऐसा कहा गया। तो रिजल्टिंग वेव्स ऑफ एयर करंट, जो अभी मैंने आपको रॉसबे वेव्स बताया, कर्व डाउन फ्रॉम द नॉर्थ अटलांटिक स्क्वीज्ड इन द तिब्बत, तो वहाँ से वो रॉसबे वेव ऐसे मूव कर रही है सांप की तरह, जो है ऐसे, है ना। जो एक, अगर आपने देखा होगा जो रॉक पाइथन होता है तो कैसे ऐसे 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 होता हुआ ऐसे ही करके रहता है, तो उस टाइप का जो शेप है वो रॉसबे वेव्स के फॉर्म में जेट स्ट्रीम की आप बात कर सकते हो। तो ये जो नॉर्थ अटलांटिक रीजन में ये वेव्स आती हैं वो अपर एटमॉस्फेयर में इंटरैक्ट करेंगी, उसके बाद वो मूव करेंगी तिब्बतन प्लेटू में, और फिर वो हिट करती है इंडियन सब कॉन्टिनेंट में अराउंड मिड अगस्त, सप्रेसिंग द रेनफॉल एंड थ्रोइंग ऑफ द मानसून दैट वाज ट्राइंग टू रिकवर फ्रॉम द जून। सो यहाँ पे क्या है कि वो वहाँ से वो अगस्त के महीने में एंटर करेंगी जो है हमारे सब कॉन्टिनेंट में, और वो हमारे मानसून को जो है आप ये कह सकते हो कि पूरा दबा देती है, ठीक है। तो जो हमारा मानसून एकदम थोड़ा रिकवर करके बारिश करने की कोशिश कर रहा है उसको एकदम से, है ना, आप ये कह दो कि उसको ख़त्म कर देती है। तो ये क्या है कि जो मानसून की वजह से ही आपके इंडियन सब कॉन्टिनेंट में बारिश होगी, और क्योंकि इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आपकी जो बारिश होनी थी वो बारिश नहीं हो पाएगी, ठीक है, वो बारिश आपकी नहीं हो पाएगी, तो इट विल रिजल्ट इनटू अ ड्रॉट सिचुएशन। ये ध्यान में रखना है। इसका आप वो स्लाइड देख लेना, इस स्लाइड के अंदर मैंने जेट स्ट्रीम की डेफिनेशन और ये सब मैंने आपको बताया हुआ है, लिखा हुआ है पूरा का पूरा कंटेंट, तो आप उसको देख सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं, पीएम उज्बेक प्रेसिडेंट डिस्कस अफगान प्रोजेक्ट। ये अफगान प्रोजेक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखो। अफगान प्रोजेक्ट, इस पर और भी अभी आर्टिकल्स आपके आएंगे। इंडिया और उज्बेकिस्तान पे लगातार बातचीत आपकी चल रही है। उज्बेकिस्तान भी एक आप कह सकते हो कि सेंट्रल एशियन इंपॉर्टेंट कंट्री, सेंट्रल एशिया के साथ इंडिया जरूर से जुड़ना चाहता है। सेंट्रल एशिया की बात करोगे तो एक तो वहाँ पे जो रिसोर्सेस है, यूरेनियम और ऐसे जो न्यूक्लियर फ्यूल के लिए जो जरूरी है वो है वहाँ पे अवेलेबल है। सेंट्रल एशिया एक ऐसा एरिया जहाँ पे चाइना लगातार अपने प्रेजेंस को इंक्रीज कर रहा है। इंडिया को उसने पाकिस्तान के थ्रू पूरे तरीके से ब्लॉक कर रखा है। अब इंडिया को सेंट्रल एशिया तक पहुँच के फिर आपका रशिया और उधर जो ईस्टर्न यूरोपियन देश तक हम पहुँच सकते हैं और उनके मार्केट को हम एक्सप्लोर कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि अभी हमारे कनेक्टिविटी नहीं है इस वजह से हम ये सब नहीं कर पा रहे। तो ये क्या है कि एक रास्ता अफगानिस्तान, ईरान, अफगानिस्तान, उज्बेकिस्तान और फिर आगे तक जा सकता है। ये एक रास्ता है जो कि सामने देखने को आपको मिल सकता है। तो देखो इश्यूज, चीजें आपस में कनेक्टेड आपकी रहती हैं। अब यहाँ पे काफी सारी, मतलब जैसे यहाँ पे क्रेडिट लाइन एग्रीमेंट है बिटवीन एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक्स ऑफ इंडिया, उज्बेकिस्तान गवर्नमेंट एंड सेवरल मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ये सब चीजें हैं। अफगान प्रोजेक्ट भी इंडिया के लिए इस कंटेक्स्ट में बहुत इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट आप देखो मिक्सोपैथी, एक टर्म इस्तेमाल होता है मिक्सोपैथी, वो याद रखो। मिक्सोपैथी सिर्फ इतना याद रखो, ये एक डॉक्टर्स टर्म इस्तेमाल करते हैं। जैसे इसमें क्या है कि आप एक ही डॉक्टर को, मतलब सारे सिस्टम के लिए आयुर्वेदा, होम्योपैथी, मॉडर्न मेडिकल साइंस, सभी को इंटीग्रेट जब आप करते हो, ठीक है, व्हेन यू आर इंटीग्रेटिंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ अल्टरनेटिव मेडिसिन सिस्टम लाइक होम्योपैथी, आयुर्वेदा, मॉडर्न मेडिकल साइंसेस, सो वी यूज दिस टर्म कॉल्ड मिक्सोपैथी, ठीक है। इसी के लिए टर्म इस्तेमाल होता है, वी कॉल दिस एज मिक्सोपैथी, ठीक है, इसको हम कहते हैं मिक्सोपैथी। यहाँ पे नेक्स्ट है इजराइल मोरक्को पैक्ट फॉलोज अ हिस्ट्री ऑफ सीक्रेट डीलिंग, ठीक है। तो ये यहाँ पे अगर आप देखोगे, ठीक है, सो यहाँ पे अगर मेनली अगर आप देखोगे मोरक्को और इजराइल, ठीक है, सो मोरक्को और इजराइल की जब आप बात करते हो, व्हेन यू टॉक अबाउट मोरक्को एंड इजराइल, सो मोरक्को और इजराइल की जब आप बात करते हो, सो मोरक्को फ्रेंच कॉलोनी थी, ठीक है, मोरक्को जो है वो फ्रेंच कॉलोनी थी, और वहाँ पे जैसे हुआ ये कि
जो जूस थे जब वो इज़राइल जा रहे थे अलग अलग जगहों से आके, तो पहले मोरक्को आते थे, मोरक्को से फिर आपके इज़राइल में जाते थे, ठीक है। तो एक कनेक्टिविटी आपकी स्टैब्लिश थी। फिर क्या हुआ, धीरे धीरे जो मोरक्को के लीडर आए उन्होंने मना किया, कई को उन्होंने मना किया। अब धीरे धीरे एक अच्छा रिलेशन डेवलप किया जा रहा है मोरक्को और इज़राइल के बीच में। सो यहाँ पे मोरक्को विल इस्टेब्लिश देयर फर्स्ट फॉर्मल डिप्लोमेटिक टाइज, है ना, सीक्रेट कोऑपरेशन ऑन इंटेलिजेंस मिलिट्री मैटर्स बिटवीन टू नेशंस, क्योंकि वहाँ पे अभी फ़िलहाल जो भी लीडर है तो अपोजिशन को एक अपोजिशन जो लीडर उसको असैसिनेट करने में इजराइल ने उस लीडर की मदद की, तो हो सकता है इस वजह से क्लोज आ रहा है। इजराइल ने हेल्प किया है मोरक्को ने ऑब्टेन वेपन्स, इंटेलिजेंस गैदरिंग, कैसे उनको यूज़ करना है। मोरक्को हैज़ हेल्प इजराइल टेक इन मोरक्कन जूस, है ना, मतलब जो मोरक्को ने हेल्प किया इजराइल टेक इन मोरक्कन जूस, माउंट एन ऑपरेशन अगेंस्ट ओसामा बिन लादेन, स्पाई से रिलेटेड इंटेलिजेंस शेयरिंग, ये सब चीज़ें इन देशों के बीच में आपकी इंक्रीज हो रही है। मोरक्कन इजरायली टाइज स्टेम्ड इन पार्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ जूस, मोरक्को से है ना, बिफोर द बर्थ ऑफ इजराइल 1948 में जो इजराइल आपका आया था, तो मतलब मोरक्को के रास्ते होते हुए जूस जाते थे इजराइल, ठीक है। और सम 1 मिलियन इजराइल्स आर फ्रॉम मोरक्को, लगभग 1 मिलियन इजराइल्स हैं जो मोरक्को, तो इसलिए एक टाइज है वो डेवलप किया जा रहा है मोरक्को और इजराइल के बीच में, और इजराइल भी इसको फोकस कर रहा है। यहाँ पे एनके सिंह जो है कॉल्स फॉर अ फ्रेश लुक एट द 7th शेड्यूल। 7th शेड्यूल के लिए ये इन्होंने एक बहुत अच्छा पॉइंट कहा कि एक इंस्टीट्यूशनल वैक्यूम है, देयर इज अ इंस्टीट्यूशनल वैक्यूम, ठीक है, इंस्टीट्यूशनल वैक्यूम है ना। यहाँ पे 7th शेड्यूल क्या है, 7th शेड्यूल में वो सब्जेक्ट मेंशन्ड है जहाँ पे सेंटर और स्टेट अपने लॉ बना सकते हैं, एंड देयर इज अ इंस्टीट्यूशनल वैक्यूम। सो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे ज़रूरत है फॉर अ फ्रेश लुक एट द कॉन्स्टिट्यूशनल 7th शेड्यूल विच फॉर्म्स द बेसिस फॉर एलोकेटिंग सब्जेक्ट टू द सेंटर एंड द स्टेट, एंड हिंटेड एट द नीड टू फिल द इंस्टीट्यूशनल वैक्यूम क्रिएटेड बाय द एबोलिशन ऑफ द प्लानिंग कमीशन। प्लानिंग कमीशन की वजह से जो एक वैक्यूम क्रिएट हुआ है इंस्टीट्यूशन, उसको फिल करना जरूरी है। इवन सर्टन रिस्पॉन्सिबिलिटी जो फाइनेंस कमीशन देख रही है और जीएसटी काउंसिल देख रही है, तो जो सिमेट्री है इन द वर्किंग ऑफ जीएसटी काउंसिल एंड फाइनेंस कमीशन डिजर्व सीरियस कंसिडरेशन। पहले ये था कि जैसे जो प्लानिंग कमीशन है वो फाइनेंस कमीशन के फंक्शन को ले रही थी, अभी भी जीएसटी काउंसिल और फाइनेंस कमीशन की जब आप बात करते हो वहाँ जो सिमेट्री है उस पर भी एक सीरियस कंसिडरेशन देखने की ज़रूरत है। और 7th शेड्यूल के कंटेक्स्ट में जो इंस्टीट्यूशनल वैक्यूम है उस वैक्यूम को भी फिल करना जरूरी है। उसके बाद अर्जिंग अ रिव्यू ऑफ बोथ द 7th शेड्यूल एंड आर्टिकल 282 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सो एज टू गिव मोर फ्लेक्सिबिलिटी टू स्टेट्स इन इम्प्लीमेंटिंग सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। तो यहाँ पे कहा गया कि जो आर्टिकल 282 है उस आर्टिकल 282 और 7th शेड्यूल को देखना जरूरी है। अगर आप इन दोनों पर ध्यान देते हो तो इट विल हेल्प स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, एक जुरिडिक्शनल इशू नहीं आएगा और सेंट्रल स्पॉन्सर्ड जो स्कीम है उनको प्रॉपर आपका इंप्लीमेंटेशन हो सकता है। तो यहाँ पे आप इन आर्गुमेंट्स को इस्तेमाल कर सकते हो। सेंटर स्टेट रिलेशन पर अगर कोई क्वेश्चन आपका आता है तो वहाँ पे इन आर्गुमेंट्स को आप इस्तेमाल भी कर सकते हो। टू एंड ग्राफ्ट मस्ट चेंज, ग्राफ्ट माइंडसेट मस्ट चेंज, जज ने कहा है। तो यहाँ पे इथिक्स के अंदर इस आर्गुमेंट को आप इस्तेमाल कर सकते हो। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के एक जज हैं, उन्होंने इस चीज़ को कहा है कि सोसाइटी में अगर हमें करप्शन ख़त्म करना है, उस करप्शन को ख़त्म करने के लिए माइंडसेट चेंज करना बहुत ज़रूरी है। जो करप्शन कर रहा है और जो उसको पैसा दे रहा है दोनों ही रिस्पॉन्सिबल हैं, ये बात उन्होंने हाईलाइट की है, ठीक है। तो इस आर्गुमेंट को आप इथिक्स के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। एक ये टॉपिक है आपका नंबी नारायणन केस है आपका, आई थिंक काफ़ी पुराना है, 90s का है, 93-94 इस समय का है। इसरो के बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, तो इन्हें कहा गया कि इन्होंने पाकिस्तान को डॉक्यूमेंट सप्लाई किए, फिर इन्होंने उस चीज़ को मना किया। किसी ऑफिसर जो वहाँ के ऑफिशियल्स वगैरह इनको एक तरीके से फंसा दिया इस चीज़ के लिए। तो ऑनरेबल जो कोर्ट है उसने कमेटी कमीशन का गठन किया, जो कि अब इनकी पूरा उनसे जानकारी लेंगे, और क्योंकि बहुत बड़ी बात हो जाती है ऐसा एलिगेशन लगा देना, और है ना, पूरा उनका रेपुटेशन जो है वो जाता है और करियर तो अफेक्ट होता ही है। तो 24 साल से लड़ रहे थे, फाइनली कोर्ट जो है एक कमीशन का गठन किया है और वो इस पूरे इशू को देखेगा। नेक्स्ट देखते हैं 15 नंबर का क्वेश्चन है, नॉट ऑल ड्रॉट इन इंडिया इज कॉज्ड बाय एल नीनो। 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, इसको आपको लिखना है। सो ये ध्यान में आपको रखना है। अपना आंसर आप मुझे सेंड कर सकते हो डेली डोज विथ s.पांडे, ये टेलीग्राम चैनल है, डेली डोज विथ s.पांडे, ठीक है। स्टार्टिंग में आप देख सकते हो, इसका लिंक दिया हुआ है। और एसपी करंट अफेयर्स से जो टेलीग्राम चैनल है उस पर जाके आप इसका जो PDF है वो डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। आज आपका स्पेशल क्लास है 4:30 PM,
और 9:30 PM को फार्म बिल्स पर हम डिस्कस करेंगे अनअकैडमी में जाके। इसका लिंक वही ग्रुप में आई विल शेयर, उसको मिस नहीं करना है। डिटेल में हम लोग फार्म बिल डिस्कस करेंगे, क्या पॉसिबल क्वेश्चन है वो देखेंगे। और इसके अलावा भी आपके कई इश्यूज़ हम लोग डिस्कस करेंगे, जैसे mRNA वैक्सीन के बारे में डिस्कस करेंगे, और एक चाइना ऑक्युपाइड कश्मीर पर जो एक इशू चल रहा है वो हम लोग डिस्कस करेंगे। सब कुछ स्पेशल क्लास के अंदर होगा, किसी को भी मिस नहीं करना है। यू कैन यूज़ द कोड SP Live, और आप लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें, और द कंसेप्ट चैनल उसको अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर से करो, लिंक नीचे दिया हुआ है। दैट चैनल इज अगेन प्रेजेंटेड बाय मी, और उस पर जैसे ही 10,000 सब्सक्राइबर होते हैं हम लोग शुरुआत कर देंगे। थैंक यू एवरीवन एंड लेट्स क्रैक इट।